Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। सुल्तानपुर के भद्र सिंह के परिवार का राजनीतिक किला कैसे ढहा है, सोनू मोनू सिंह के नाम से फिलहाल ये परिवार जाना जाता है। आज बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख का ये चुनाव जीतकर इस परिवार को हरा दिया है। क्या है इस परिवार की कहानी और इस चुनावी हार के क्या है मायने, हम समझेंगे। ये भी जानिए कि अयोध्या से लेकर कन्नौज तक आज योगी का बुलडोजर कैसे दौड़ा है और ख़ास करके मोईद खान और नवाब सिंह यादव के घर और परिजनों के मकानों पर, यह भी हम समझेंगे। और आखिर में बीजेपी सरकार और आरएसएस की जो समन्वय बैठक हुई है उसमें क्या निकला है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक ऐसा नतीजा जिसने बीजेपी को थोड़ी राहत दी होगी। थोड़ी राहत इसलिए क्योंकि सुल्तानपुर के इस धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ऐसा नाक का चुनाव था कि इस चुनावी जीत ने बीजेपी को थोड़ा सांस लेने का मौका दे दिया है। दरअसल धनपतगंज वो ब्लॉक है जिसे भद्र सिंह के परिवार की विरासत माना जाता रहा है। आजादी के बाद से आज तक सिर्फ एक परिवार का ही इस ब्लॉक पर सियासी कब्जा रहा है। और अगर देखा जाए तो पहली बार आज हुए इस उपचुनाव में बीजेपी की पार्वती सरोज ने जो सोनू मोनू सिंह है उनकी माता उषा सिंह को हरा दिया है। ये चुनाव इतना अहम क्यों है? सुल्तानपुर में सोनू सिंह मोनू सिंह का एक राजनीतिक वर्चस्व माना जाता है। उनके दादा 1984 में सबसे पहले इसी धनपतगंज से ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। उनके पिता विधायक थे, उनकी हत्या हुई। उसके बाद सोनू सिंह का सियासी रसूख बढ़ा, वो उस जगह पर सोनू सिंह विधायक है। लेकिन धनपतगंज ब्लॉक उनका ऐसा गढ़ था जो आज तक बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। लेकिन मोनू सिंह को 2 साल की सजा, मोनू सिंह इसके पहले वहां से ब्लॉक प्रमुख थे, 2 साल की सजा एक मामले में सुनाई गई, जिसके बाद उनकी ब्लॉक प्रमुखी चली गई और वहां पर उपचुनाव हुआ। और उपचुनाव के बाद आज इस उपचुनाव के नतीजे थे। बीडीसीज को वोट करना था, कुल 81 वोट थे, जिसमें से 42 वोट बीजेपी की पार्वती सरोज को मिला। यहां पर बीजेपी ने अपना दलित कार्ड खेला था और सोनू मोनू सिंह की जो मां है उषा सिंह, वो समाजवादी पार्टी के अब ये दोनों समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का चुनाव हो गया। हालांकि माना यह जाता है कि इस तरीके के उपचुनाव में अमूमन सरकार की दखल रहती है और सरकार का असर और प्रभाव भी रहता है। लेकिन ये एक ऐसा ब्लॉक था जिसमें सरकारें आईं और गईं। भद्र सिंह का जो ये परिवार था, इसकी हमेशा से चलती रही है और ये परिवार हमेशा से इसी की सियासत इस ब्लॉक में रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब ये परिवार हारा है। बीजेपी ने ये सीट जीतकर ये दिखाया है कि अभी भी उसका दम बाकी है और लोकसभा के चुनाव के नतीजों को ये नहीं माना जाना चाहिए कि बीजेपी हार गई। यह अलग बात है कि 2 दिन पहले से ही सोनू और मोनू सिंह का जो परिवार है वो आरोप लगा रहा था कि जो बीडीसीज हैं उनको सरकार के नुमाइंदे, सरकारी लोग धमका रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं और जबरन इस चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन नतीजा तो नतीजा है, वो नतीजा आ गया। बीजेपी ने यहाँ अपना उम्मीदवार जिता लिया और सोनू मोनू सिंह का परिवार, अब जो कि परिवार है जो कि समाजवादी पार्टी का के साथ है इस वक्त, वो हार गया।
तो न सिर्फ उस परिवार की हार हुई है, बल्कि यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी की भी ये हार मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी हार उस क्षेत्र में उस विरासत की हार है जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हारी थी। सोनू मोनू सिंह वो परिवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस परिवार के साथ रहता है उसी का सिक्का यहाँ चलता है। सिर्फ एक ब्लॉक नहीं बल्कि पूरे जिले और लोकसभा का ये हाल है। सोनू मोनू सिंह कभी बसपा में हुआ करते थे, कभी सपा में, भाजपा में भी जाने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार बीजेपी चूंकि सुल्तानपुर सीट हारी है और मेनका गांधी सांसद रहते यहाँ से चुनाव हार गई, सोनू मोनू सिंह बीजेपी समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया, तो ये माना गया कि उनका रसूख ऐसा था कि इसका असर मेनका गांधी के चुनाव पर भी पड़ा और समाजवादी पार्टी को जिताने में भी उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन बीजेपी ने आज की मां को हराकर इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यह जता दिया कि आज भी बीजेपी जमीनी स्तर पर मौजूद है। हालांकि इस परिवार का मानना है कि सब कुछ सरकारी तंत्र के सहारे किया गया है। ये पार्वती सरोज नहीं जीती है, ये बीजेपी नहीं जीती है। सोनू मोनू सिंह का मानना है, उनके परिवार का मानना है कि ये सरकार जीती है और सरकार का तंत्र जीता है। खैर, ये तो हुई बात, लेकिन एक बात साफ हो गई कि ये सुल्तानपुर का अब तक का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर है। बेशक ये एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, एक धनपतगंज ब्लॉक का उपचुनाव मात्र था, लेकिन इसका असर सिर्फ उस ब्लॉक तक नहीं, उस जिले तक नहीं, पूरे इलाके में और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा जरूर होगी। अब अगली खबर, और अब हम बढ़ते हैं बुलडोजर की आज की इस कहानी पर। जब अयोध्या से लेकर कन्नौज तक बाबा का बुलडोजर गरजा है। जी हाँ, मोहित खान जिसने उस भदरसा में जिस एक निषाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और जिसके मुख्य आरोपी के तौर पर मोहित खान का नाम सामने आया, मोहित खान और उसका जो ड्राइवर है राजू, इन दोनों का नाम सामने आया था और उसके बाद बाकायदा ये मामला इतना बढ़ा कि समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर डिफेंसिव होना पड़ा था। दरअसल याद होगा कुछ दिन पहले का ये मामला था जब बेकरी में काम कर रही एक लड़की, जो कि बेकरी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की थी और जो कि अवधेश प्रसाद जो कि सांसद बने हैं अयोध्या से, फैजाबाद से, उनका बेहद करीबी रहा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल आज उसके उस भदरसा स्थित जो उसका मार्केट कॉम्प्लेक्स था, जिसमें बैंक थे, जिसमें दुकानें थीं, जिसमें मकान थे, उसे आज 3 बड़े बड़े बुलडोज़र, एक पोकलैंड लगाकर ढहा दिया गया। ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स था, दरअसल ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, जिसमें शमशान की ज़मीन थी, कब्रिस्तान की ज़मीन थी और नहर का हिस्सा था। इस पूरे मार्केट कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बनाया गया था। और जब ये पूरा मामला खुला, उस बच्ची के साथ दुराचार का, उस बच्ची के साथ बलात्कार का, उसके बाद घेरे में आए मोहित खान की जब जांच हुई तो पता चला कि ये सब कुछ गैर कानूनी है और उस पर उसने एक बड़ी मार्केट कॉम्प्लेक्स बना ली थी। खैर, आज ये गरजना शुरू हुआ बुलडोज़र सुबह करीब 12 बजे और शाम 5 बजते इसे ज़मींदोज कर दिया गया। ये तो बुलडोज़र और पोकलैंड अयोध्या में चला, लेकिन दूसरा कन्नौज में भी। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार और परिवार के कोल्ड स्टोरेज पर यह बुलडोज़र चला। आप इस बुलडोज़र की तस्वीर देखिए, एक तरफ अयोध्या का बुलडोज़र चल रहा है, दूसरी तरफ कन्नौज का। और कन्नौज में ये कोल्ड स्टोरेज नवाब सिंह यादव के बेहद करीबी रिश्तेदार का बताया गया, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से सरकार की ज़मीन पर घेर कर बनाया गया था। तो आज इन दोनों बुलडोज़र के जरिए योगी सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उनके राज में समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से उन लोगों ने जो गलतियां की हैं या उन लोगों ने जो ये क्राइम किया उसका हश्र हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन से लेकर और सभी जगहों पर इस 2 बात को मुद्दा बना रहे हैं और उसे नवाब कांड का नाम दे रहे हैं। खास करके उसे सिंबलाइज कर रहे हैं कि यह नवाब कांड
समाजवादी पार्टी का एक प्रतीक है जिसको वो ध्वस्त कर रहे हैं। तो मोईद खान और नवाब सिंह यादव दोनों के घर आज अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चले हैं और ये योगी सरकार लोगों को बहुत बड़े स्तर पर बता रही है और दिखा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी चर्चा भी की मुजफ्फरनगर में, जहां वो मीरापुर उपचुनाव को लेकर पार्टी की बैठक लेने पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ लोगों को संबोधित भी किया। खैर, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर बीती रात जब संगठन, सरकार और संघ की बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ। तो बीती शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग में एक बैठक थी। हालांकि ये बैठक थोड़ी देर से शुरू हुई, इसका टाइम 7 बजे का था शाम के, लेकिन ये तकरीबन 8 बजे के आसपास शुरू हुई ये बैठक। लेकिन इस बैठक में एक शख्स अहम था जिनका नाम है अरुण कुमार। और अरुण कुमार संघ के सह संघ कारवाह हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी और आरएसएस के बीच के समन्वय की है। यानी कि आरएसएस को, बीजेपी को जहां अपने तरफ से कोई फीडबैक देनी है, आरएसएस को बीजेपी से कुछ फीडबैक लेनी है, या फिर आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय करना है, ये काम अरुण कुमार के जिम्मे है, ये उनका दायित्व है। पिछले कुछ वक्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अरुण कुमार की बैठक 2 बार टल चुकी थी, एक बार दिल्ली में और एक बार लखनऊ। लेकिन ये बैठक बुधवार शाम को हुई है और इस बैठक में इस बार बहुत ही मैराथन बैठक चली है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 मीटिंग तो हुई ही, इसके अलावा जो कोर कमेटी है बीजेपी की, यानी कि जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक होते हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री होते हैं, उसके साथ भी, इस कोर कमेटी के साथ भी उनकी बैठक हुई और ये पूरी बैठक एक समन्वय बैठक के तौर पर रही। दरअसल इस बैठक में बहुत सारे कोर एजेंडों पर डिस्कशन हुआ। चुनाव के बाद से सबको मालूम है कि बीजेपी एक डिवाइडेड हाउस की तरह उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है और डिवाइडेड हाउस में कई बार वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपने बातें रखी थी, जिसमें केशव मौर्य ने खुलकर कई बार कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में कह दिया था कि सब कुछ ठीक नहीं है और जो बात उन्होंने कही थी कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास ले डूबा, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार चुनावी समीक्षा में जो बातें उठाई जा रही थी उसमें बीजेपी के लोग खुद ही कटघरे में थे। ऐसे में इस पूरे मामले पर को खत्म करना बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी था कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, वो इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। और मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम्स और संगठन अगर ये एक राय नहीं है, एक पेज पर नहीं है, तो बीजेपी के लिए आने वाले 4 विधानसभा के अलग अलग चुनाव और 10 उपचुनाव में बहुत अच्छी स्थिति होती, ये नामुमकिन था। इसके अलावा जिस तरीके से विपक्ष ने बीजेपी को के खिलाफ एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर रखा है, बीजेपी को लगने लगा कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन, पार्टी अगर एक पेज पर नहीं आए तो उनको भारी नुकसान होगा। ऐसे में इस मैराथन मीटिंग में कुछ चीजें तय हुई। दरअसल जो कार्यकर्ता हैं, जो संघ के लोग हैं, उन लोगों ने भी पिछले चुनाव में यानी कि 24 के चुनाव में एक तरीके से अपनी उदासीनता दिखाई थी और माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों के साथ साथ संघ और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी बीजेपी पर भारी पड़ी। ऐसे में इस बार जिलों से लेकर मुख्यालय तक आरएसएस और बीजेपी के समन्वय की बात की गई, यानी कि सरकार कोई भी फैसला बिल्कुल एक तरफा तरीके से न ले, पार्टी सरकार अलग अलग दिखाई न दे, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें उचित सम्मान मिले। अभी सैकड़ों जो बोर्ड निगम के पद हैं वो खाली, और इस बार जो बड़ा फैसला हुआ है वो ये कि बाहर से आए हुए लोगों को प्राथमिकता में नहीं रखना है, यानी कि दूसरी पार्टी से आए लोग
बीजेपी में आते हैं और प्राथमिकता पाते हैं, पद, प्रतिष्ठा और टिकट पाते हैं, जबकि बीजेपी का मूल काडर पीछे छूट जाता है और चुनाव में हार की एक बड़ी वजह ये उदासीनता देखी गई। ऐसे में इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि बीजेपी आरएसएस और बीजेपी के मूल काडर पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देगी, तरजीह देगी। जो भी निगम, बोर्ड ऐसे पद भरे जाने हैं उसमें अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद कई बातें और तय हुई। कोई किसी के खिलाफ अब कुछ नहीं बोलेगा। जिस तरीके से बिल्कुल दो फाड़ बीजेपी दिख रही थी, केशव मौर्य का एक अलग ग्रुप दिख रहा था या एक अलग तरीके से केशव मौर्य दिखाई दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ उनसे बिल्कुल इतर दिखाई दे रहे थे। अब सबको सेम पेज पर आने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि आप सबको एक साथ एक सुर में बोलना है और बिल्कुल यूनाइटेड हाउस दिखाई देना है। यानी कि अब किसी तरह के आपसी मतभेद की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होगी। जो मूल काडर है उसको सिर्फ बोर्ड और निगमों में ही नहीं बल्कि अगर टिकट बंटवारा है तो उसमें भी उसकी प्राथमिकता पहले होगी। इसके अलावा और क्या है हम आपको बताते हैं। तो संघ और बीजेपी और सरकार के संगठन को लेकर ये तमाम बातें तय हुई हैं, लेकिन मतभेद न हो आपस में, किसी भी तरीके के मनभेद को सार्वजनिक न किया जाए, ये सब कुछ हिदायतें दी गई हैं। अगर कोई बात है तो उसे पार्टी फोरम पे या फिर कोर कमेटी में रखा जाए, क्योंकि सभी पांचों बड़े नेता इस कोर कमेटी में हैं और अगर कोर कमेटी में पांचों नेताओं के बीच भी किसी मुद्दे पर मतभेद है तो वो लोग आपस में बैठकर सुलझाएं, क्योंकि इसका नुकसान पार्टी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा इस मीटिंग में कहा गया। अगर केशव मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, तो संगठन महामंत्री, इन्हें किसी भी मुद्दे पर आपस में मतैक्य नहीं हो तो भी इसे इसी कोर कमेटी में सुलझाया जाए या फिर दिल्ली इसके लिए सक्षम है, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि जो केरल में 1-2 सितंबर को आरएसएस की बड़ी बैठक है जिसमें उनके बीजेपी के साथ के कामकाज की समीक्षा होगी, उसके पहले अरुण कुमार का इस बैठक में आना और आरएसएस, बीजेपी और संगठन के साथ इस बैठक को करना उसके पहले की इस मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जब बीजेपी के साथ संघ की बैठक होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने होगा। ऐसे में क्या स्टेप्स लिए गए हैं, कौन सी बातें तय हुई हैं, इसका भी जिक्र होगा। तो इस मीटिंग का एक बड़ा असर ये दिख रहा है कि केशव मौर्य के सुर बदल गए हैं। अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफें करते दिख रहे हैं। मझवा के कार्यक्रम में उन्होंने देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री करार दिया। तो लखनऊ में बाबूजी कल्याण सिंह के पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि राम और राष्ट्र की बात अगर कोई कर रहा है या राम और राष्ट्र का पथ अगर किसी ने नहीं छोड़ा है तो बाबूजी के पद चिन्हों पर, यानी कि कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे बयान है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि इस मीटिंग का एक बड़ा असर हुआ है और ये मीटिंग अब निश्चित तौर पर आने वाली इस मीटिंग का असर ये है कि बीजेपी के भीतर अब उत्तर प्रदेश में आपको शायद ही किसी तरीके से कोई मतभेद सुनाई दे। तो क्या सब चंगासी, क्या सब सही है, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।